तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव के पास जब हम साथ में थे तो गुरु जी के पास निरंतर अच्छे अच्छे साहित्यकारों की पुस्तकें आया करती हैं। बहुत सारी पुस्तकें गुरुदेव के सामने से होकर के निकलती। थोड़ा थोड़ा गुरुदेव कई पुस्तकों को देख के छोड़ देते तो वो पुस्तकें जैसे हम लोगों के काम आ जाती हैं, निकाल के किनारे कर देते थे। आप देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही एक कोठारी जी की पुस्तक आई, उसमें एक लेख था, गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन। लेख पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ। गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन। गाइडेड मिसाइल क्या है, अनगाइडेड मैन क्या है? गुरुदेव को लेख पढ़ाया। लेख पढ़ने के बाद गुरुदेव ने एक हाइको बनाया। उस पूरे के पूरे जो लेख था, उस लेख का उसमें सार लिखा। हाइको दिया उन्होंने, विदेशी शिक्षा। विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो। क्या? विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं। आचार्य श्री जी ने हाइको लिखा। हाइको में कहते हैं विदेशी शिक्षा 5 अक्षर, फिर बीच में 7 अक्षर बंद हुआ। विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो, फिर अंत के 5 अक्षर, हम ढोर हैं। गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन के लेख को पढ़ करके आज भी हमारे पूरे देश के अंदर गाइडेड मिसाइलें भेजी जाती हैं। आज की मिसाइलें बॉर्डर के बाहर खून खराबा नहीं करती। आज की मिसाइलें दिमाग के अंदर खून खराबा करती। बॉर्डर के अंदर तो बहुत सारा आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लग गया है, कैमरे लग गए हैं, लेजर्स की बॉर्डर्स बनने लगी हैं। आदमी परिंदा भी घुसता है तो वहीं के वहीं मार दिया जाता है। आजकल बॉर्डर में खून खराबा कम होता है, दिमाग में खून खराबा ज्यादा करते हैं। और इसका प्रभाव पुरातन सभ्यता से धीरे 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 बदलाव करते करते लोगों ने कई बार भारतीय संस्कृति में करने की कोशिश भी करी। जितनी बार वो कोशिश करते रहे, हम कुछ कुछ काम करते रहे अपने ऊपर, इसलिए बचे रहे। लेकिन लेख इतना जबरदस्त था कि गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन, कि भारत संस्कृति में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इन सबको उसमें अनगाइडेड मैन की संज्ञा दी गई। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा झुकाव कॉन्वेंट स्कूल की तरफ हो गया। हर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है तो उस बच्चे को हीन दृष्टि से देखा जाता है। अगर बच्चे से अंग्रेजी फटाफट बोलते नहीं बनती है तो माता पिता को स्वयं शंका रहती है कि जिंदगी के सारे कॉम्पिटिशन्स में ये कभी पास भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। माता पिता खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ आए या ना आए,
अच्छे से अंग्रेजी बोलते और पढ़ते जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक नैतिक कमी थी। माता पिता आज से 40 साल पहले अंग्रेजी कम पढ़ते थे, हिंदी संस्कृत के विषय ज्यादा पढ़ते थे, तो वो खुद नहीं समझते उस भाषा को। लेकिन धीरे धीरे दूसरी भाषा पूरे देश में छा रही है, अंग्रेजी। इस चक्कर में उन माता पिता लोगों के भाव बन गए अनगाइडेड मैन के, क्या करें, गाइडेड मिसाइल में अपने बच्चे को बैठा करके छोड़ दो, वो मिसाइल कहां जाके गिरेगी नहीं पता। अब आचार्य जी ने सूत्र तो लिख दिया, विदेशी शिक्षा हम ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं। ढोर का काम होता है वजन ढोने का। गधा को ले लो, बैल को ले लो, भैंस को ले लो, किसी भी उस व्यक्ति को, जानवर को ले लो जो अपनी पीठ पे लगातार वजन ढो रहा है और उसको इस बात को भी नहीं पता है कि इसको ढोने से मुझे क्या होने वाला है। थोड़ा गला खराब हो रहा है। फिर हमारे यहां का जो सूत्र था बंधुओं, सूत्र लिखा आचार्यों ने, वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रक्षण पुनः लेखनम पाठनम चेती षट कर्माणि दिने दिने। एक दिन पहले ही मैंने कहा था कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अब विद्यार्थी के 6 कर्म क्या होते हैं, उन कर्म से विद्यार्थियों को मुक्त करने का पूरा प्रयास किया गया। विद्यार्थी का पहला कर्म था मंदिर के अंदर जाकर के वो पढ़ता था, स्कूलों में जाता था, विद्यालय में जाता था, वहां जाकर के वाचनम श्रवणम भक्त्या, पहले तो पाठ को पढ़ाया जाता था, पढ़ाने के बाद 15 मिनट तक पढ़ाने के बाद मास्टर्स जो रहते थे, जो शिक्षक रहते थे, वो फिर उसको अच्छे से पाठ को सुना करके बोर्ड में सॉल्व करके दिखाते थे, तो बच्चे से उच्चारण भी बनता था, साथ साथ उसको बोर्ड में लिखाई देने के कारण समझ में भी आता था। भक्त्या, भक्ति पूर्वक। फिर स्मरणम प्रक्षण पुनः, फिर उसको समय दिया जाता था, लास्ट का 5 मिनट विभाग में दिया जाता था कि जो जो बताया है एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन करता था, नहीं समझ में आता था तो प्रक्षण पुनः, एक बार फिर से पूछ लो। 45 मिनट कितने व्यवस्थित तरीके से दिए जाते थे कि 15 मिनट में हमने आपको पढ़ाया, 15 मिनट में हमने आपको बोर्ड में समझाया, 30 मिनट निकल गया। उसके बाद 5 मिनट स्मरण करने के, फिर 5 मिनट आपको पूछने के दे दिए, 40 मिनट निकल गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि लेखनम पाठनम चेती षट कर्माणि दिने दिने। प्रत्येक दिन किसी भी विद्यार्थी के डेवलपमेंट का ये पावरफुल रूल था, आचार्यों का लिखा, लेकिन इसको हमारी संस्कृति से ऐसा मिटाया गया कि ढूंढने पर भी किसी किताब में भी दिखाई नहीं देता। हो सकता है आप भी पहली बार सुन रहे हैं कि फिर क्या है, लेखनम पाठनम लेखम चेती। फिर विद्यार्थियों को 5 मिनट के लिए लास्ट में कोर्स दिए जाते थे, किसी भी एक विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाता था और रोज उसकी परीक्षा होती थी कि चलो जैसे हमने पढ़ाया है ऐसा तुम पढ़ा के दिखाओ। जब तक आप पढ़ते हैं बंधुओं, तब तक आप अच्छे स्टूडेंट बन नहीं पाते, लेकिन जिस दिन आप पढ़ाने में उतारू हो जाते हैं, उस दिन किताबें अपने आप अपना हृदय खोल करके आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शिक्षक की और विद्यार्थी की भूमिका अलग अलग होती है। लेकिन पुराने गुरुकुलों में विद्यार्थी को 5 मिनट के लिए शिक्षक की भूमिका में खड़ा किया जाता था कि 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन तुम बोर्ड के सामने खड़े होकर के, और उस समय जो उसके गुरु रहते थे वो कभी भी उसको टोकते नहीं थे, डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे, लेकिन उसके आईक्यू को टेस्ट करते थे कि अगर इसको मान लो टीचर बना दिया जाए तो ये हमने 1 घंटा पढ़ाया है, अभी अभी पढ़ाया है, गरम गरम पढ़ाया है, गरम गरम इसका मेमोरी पावर तो उसको याद रहेगा, ये इसको करके दिखाएगा। और अगर विद्यार्थी फेल हो जाता था तो शिक्षक अंत के 5 मिनट में, 45 मिनट में, 50 मिनट में, 60 मिनट में, ये तो आज का रूल्स हो गए कि 45 मिनट्स का पीरियड होता है, पहले पीरियड की संख्या 1 घंटे से ऊपर भी होती थी, और जब तक दूसरे गुरु प्रवेश न करें या वही गुरु जब तक दूसरा विषय शुरू न करे तब तक वो विषय की चर्चाएं चलती रहती थी। तो पाठनम लेखनम भक्त्या, पाठनम लेखनम चेती षट कर्माणि दिने दिने, कि सबसे पहले वो वाचन कराएंगे, फिर उसको सुनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसके बाद स्मरण करने के लिए बोलेंगे, 5 मिनट आंख बंद करके रैखी करो क्या होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रक्षण,
फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछो, हम जवाब दे रहे हैं। हमसे आप पूछिए, हम आपको जवाब देते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का एक टाइम पीरियड डिसाइड किया उन्होंने। लेखनम पाठनम चेची, पठनम चेची नहीं कहा, पाठनम चेती। लिखेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, नोट्स बनाएगा, उसके बाद वो दूसरों को पढ़ाएगा। कंक्लूजन डिस्कशन निकलने के बाद 1 घंटा निकलता था। बच्चे स्वामी विवेकानंद के जैसे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जैसे निकल करके बाहर आते थे। फिर हमारे यहाँ की पद्धतियां बड़ी पवित्र थी, क्योंकि विद्यालयों में हर वर्ग के व्यक्ति का प्रवेश होता है। उसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी आते हैं, उसमें ओबीसी भी आते हैं, एसटी एससी भी आते हैं, ब्राह्मण भी जाता है, वैश्य भी जाता है, क्षत्रिय भी जाता है। सभी संप्रदाय के लोग एक साथ स्कूल में जाते हैं। अब आचार्यों की कितनी सोच ऊंची थी कि आचार्यों ने सोचा कि अलग अलग संप्रदाय के लोगों का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, अलग अलग उनकी अंदर कैलोरी पावर जनरेट करने के लिए उनके भोजन की शैली हुआ करती है। तब मान लीजिए किसी मांसाहारी व्यक्ति के घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया है, जिसके यहाँ शाम के समय कोई जानवर को मारा गया था, उसके घर के अंदर पड़ा है। उसके यहाँ का सबसे ज्यादा निगेटिव लो एनर्जी लेवल का कोई व्यक्ति बच्चा और स्कूल में पढ़ने के लिए आया है, जिनके घर का भोजन सही नहीं है। मान लीजिए माँ ने आपको आज की बासी रोटी कल सुबह सुबह तल करके और आपके टिफिन में पैक करके दे दी, या फिर कल की सब्जी को सुबह सुबह टिफिन में बच्चे को रख कर खिला दिया, दे दिया। जैसा अपन करते हैं कि सुबह सुबह स्कूल में जाने वाले बच्चे को कल की बासी पूड़ी को थोड़ा सा तवे में गर्म किया, चाय के साथ पिलाया, बेटा तू खा ले और निकल ले। ये हमारी पद्धति है। लेकिन आचार्य कितना समझते थे इस बात को कि दुनिया भर से आने वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगह से, अलग अलग बेस को लेकर के जो बच्चे आ रहे हैं, वो एक ही सेंटर में रह करके एक विज्ञान को, एक अध्यात्म को समझेंगे तो उनको समझने के लिए कहीं उनका मेमोरी एनर्जी सर्किट डिस्टर्ब ना हो। इसलिए स्कूल में प्रवेश के साथ ही उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना का प्रकल्प रखा। प्रार्थना का ऐसा प्रकल्प रखा कि सरस्वती वंदना भी कराई, एक ही भाव स्त्रोत भी पढ़ाया, उसके साथ आपको दूसरे भी पाठ पढ़ाए। तब जाकर के 5, 6, 7, 8 प्रार्थनाओं में ही उन्होंने 50 मिनट निकाल दिए। 50 मिनट में क्या किया कि आपके घर की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो भूमिका थी, उस भूमिका की पूरे एनर्जी लेवल को डाउन करके उन्होंने हाई एनर्जी वर्ड्स के माध्यम से आपके अंदर की बॉडी का एनर्जी सर्किल इतना हाइपर कर दिया कि उसके बाद पहला सब्जेक्ट जो भी पढ़ाया गया विद्यार्थी को तुरंत समझ में आ गया। अब क्या हुआ, जब विदेशी शिक्षा आई तो संस्कृत के स्त्रोत पाठ की पद्धति हमारे प्राचीन स्कूलों से जो हटाई गई थी, वो कॉन्वेंट स्कूलों में कभी इंप्लीमेंट नहीं करी गई। अब उसमें कई बार अंग्रेजी की प्रार्थना होती है, कई बार हिंदी की प्रार्थना होती है, कई बार वो प्रार्थनाएं होती हैं जो अभी अभी नई बनी गई हैं। लेकिन हाई एनर्जी लेवल के जो वर्ड्स थे पहले जमाने के, चाहे वो नमोकार मंत्र के हो, चाहे वो गायत्री मंत्र के हो, चाहे वे किसी और स्तोत्र पाठ के हो, सरस्वती स्तोत्र के हो, इन स्तोत्र पाठों को वहां से बिल्कुल ऐसा हटाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का एनर्जी लेवल कभी भी पढ़ने से पहले सेम नहीं बन पाया, एक जैसा नहीं बन पाया कभी भी। अब आपस में दिमाग में लोगों के एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो घर के अंदर हिंसा होने लगी। आप देखिए, अगर मैं बात गलत कहता हूं तो आप फॉरेनर्स को देखिए कि स्कूलों में बच्चे गन लेकर के जाते हैं। शिक्षक के ऊपर कब गन तान दें, कब गन से शिक्षक को मार दें, कभी किसी विद्यार्थी को मार दें, ये क्या है, कितने लो एनर्जी लेवल पे वहां के लोग एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ा कि शिक्षक भी अपने आत्म बचाव के लिए एक यहां पर बंदूक साथ में ला सकता है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में बंदूक का क्या काम? गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन। ये ऐसी नीति के तहत एक काम और एक साजिश ऐसी रची गई, वो साजिश निरंतर चलती रही, आज भी बदस्तूर जारी है। आज भी हम उस साजिश का शिकार हैं, पढ़े लिखे लोग भी और मेरे प्रवचन सुनने वाले लोग भी, माँ बहनें भी अभी भी अगर ये टीवी में प्रवचन सुन रही होंगी, उस समय भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल भेजने के लिए वो तैयार कर रही हैं। प्रवचन चौके में फंसा के रख दिया है,
प्रवचन सुन भी रहे हैं और बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल भेज भी रहे हैं, लो एनर्जी सर्किल रोल वेस्ट में बेच करके आप अपने बच्चे के साथ क्या दुराचार करते हैं? आपने कभी महसूस किया कि भारतीय संस्कृति में विकास करने के लिए कितनी सारी चीजें थी, जिन चीजों के ऊपर भारत में पैदा हुआ व्यक्ति प्रत्येक समय निरंतर काम करता था, उन चीजों में से एक भी सब्जेक्ट को आज के विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। एक भी सब्जेक्ट। अध्यात्म की जो परा विद्या थी, उस परा विद्या को 7 सब्जेक्ट्स में वो परा विद्या आती कहां है, ये बता दीजिए। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, सोशियोलॉजी में, आप पीसीएम ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में या आर्ट्स में, क्या परा विद्या कहीं सिखाई जाती है? अध्यात्म कहां सिखाया जाता है? कहीं सिखाया जाता है? कहीं दिखता है आपको? स्कूल के 7 सब्जेक्टों में अध्यात्म दिखता है क्या कहीं? नहीं दिखता। लेकिन जब सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चे पढ़ते थे तो 50 मिनट शुरुआत का अध्यात्म में निकल जाता था। आदमी को इमेज कराए जाते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आदमी सोचता था कि हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उंगलियों में लक्ष्मी का निवास कैसे है, क्रिएटिव आर्ट्स कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, इसके रूल सिखाए जाते थे। भाषा संस्कृत की रहती थी। आज के बच्चे वो संस्कृत नहीं समझते लेकिन हिंदी समझते। आज के बच्चों को ये चीज से मतलब नहीं है कि वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का क्या मतलब हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं लेकिन वो उसका अर्थ जानने का कभी प्रयास नहीं करते, क्योंकि मेंटलिटी ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो हमेशा लोअर एनर्जी सर्किल वाला रहता है, वो कभी किसी काम का नहीं है। मतलब जिस आदमी को बिजनेस कराना है घर के अंदर, सिर्फ वो ही हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आप सामने आकर के बाहर देखेंगे तो आपको समझेगा कि हिंदी ने क्या कमाल किया है। भोपाल का बीएमएस कॉलेज है, मैं उदाहरण 1-2 बार पहले भी शायद इस बात को बोल चुका हूं। वहां के जो शिक्षक प्रिंसिपल थे, उनके यहां फैकल्टी बहुत अच्छी थी, पढ़ाने वाले लोग अच्छे, विद्यार्थी अच्छे, अच्छे घरों से पढ़ाते थे, पूरी एनर्जी लगाते थे। रिजल्ट 41%, कई बार स्टार्टिंग के 3 साल तक तो 19% रिजल्ट। जब 100% वर्क किया जा रहा है, 100% पढ़ा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट 19% क्यों आ रहा है? 5 साल तक शिक्षक को यह बात सोचने में लग गया कि मैं पढ़ाता पूरी ऊर्जा के साथ हूं, लेकिन बच्चे 19% रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, बाकी बच्चे कहां जा रहे हैं, रिजल्ट कहां जा रहा है। बहुत देर बाद शिक्षक को समझ में आई कि हमको अपना मीडियम चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने हिंदी मीडियम क्या रखा बीएमएस कॉलेज में, आप आश्चर्य मानेंगे 19% का रिजल्ट सीधे 65% में चला गया। आज भी आप महसूस करिएगा कि जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी का भले आप न्यूज़पेपर या अंग्रेजी की कॉमिक्स की बुक से पढ़ने की आपको आदत पड़ गई है, लेकिन आपको दिमाग में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संदेश भेजना पड़ता है, एक अतिरिक्त ऊर्जा लगती है। अब इसका वर्ड्स क्या है, इसके अंतर क्या है, इसके अर्थ क्या है, हमें समझ में नहीं आते। और जबकि भाषा के पास व्याकरण के मामले में अंग्रेजी इतनी भिखमंगी है कि उसने भीख मांग मांग करके अपने आप को इकट्ठा किया, बहुत भीख मांग मांग के इकट्ठा किया। हमारे यहां द्वार था, उससे द्वार बोलते नहीं बना तो उसने डोर कर दिया। हमने डोर सीख लिया, द्वार भूल गए। बात वही थी, दरवाजे को द्वार कहते हैं, दरवाजे को ही डोर कहा जाता है बंधुओं। हमारे यहां का वो बनिया जो एक बंडी पहन करके, और बंडी पहन करके उसमें पैसे भी रख लेता था और दिन भर व्यवसाय करता रहता था, और उस बनिए की उस पोशाक का नाम ना मिला उनको, तो उन्हें बनिया 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 करके उन्होंने बनियान बना दिया। बाद में वो बनियान बन गया कि जो आप अंदर पहनते हैं उसको बनियान कहते हैं। कितनी भिखमंगी भाषा थी, सोचिए आप। उस भिखमंगों की देश में भिखमंगी भाषा से हमने अपने आप को डेवलप करने की सोची और डेवलप करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे शब्द हैं जिनके उनको अर्थ तक नहीं पता। रिश्तेदारी के मामले में तो इतने गंवार और बेवकूफ व उजड़े हुए लोग हैं बेचारे। मामा हो, ताऊ हो, चाहे चाचा हो, बड़े पापा हो, कुछ भी हो, शब्द ना मिले भिखारियों को एक नाम रख दिया, अंकल।
अब अंकल में मामी भी है, अंकल में चाची भी है, अंकल में ताई भी है, अंकल में ये सब भी है। अब आंटी और अंकल शब्द रख दिया। अब बड़ी मम्मी हो तो आंटी है, चाची है तो आंटी है, ताई आई तो आंटी है, पड़ोसन की घर की है तो आंटी है, काम करने वाली बाई आई सो आंटी है, और झाड़ू लगाने वाली सामने दिख गई तो आंटी है। शब्द ही नहीं है। अब ऐसे शब्द नहीं है, ऐसी विदेशी भाषा हमारे जीवन का अंग बन गई। सिर पे रख लिया उसको, जैसे बहुत बड़ा ज्ञान बरस गया वहां से। अब ऐसे लोग पिछले 20 साल की जनरेशन का कमाल है बंधु। सिर्फ 94 में मैंने, शायद आप लोग पैदा बहुत सारे लोग नहीं हुए होंगे, हो गए होंगे बहुत सारे तो, लेकिन 94 में मैंने 12वीं क्लास की परीक्षा क्लियर करके और स्कूल छोड़ दिया था, 94 पे, है ना। अब उसके बाद मैं देखता था, उस समय भी देखता था कि लोगों में अंग्रेजी की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बैच के निकलने वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने इस बात को करके दिखाया। जब आईआरएस ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे साथ का हमारा बैचमेंट बना, एक कलेक्टर हमारा बैचमेंट बना, तब लोगों से पूछा कि आप आईएएस कैसे क्रॉस कर गए, आईआरएस में कैसे क्रॉस कर लिया, आईपीएस कैसे बन गए, आप विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे शिफ्ट हो गए। तो बोले ये शिक्षा का प्रभाव था। भले हम हिंदी माध्यम के माध्यम से पढ़े हैं, लेकिन गुरुजनों ने बड़े पुरुषार्थ पूर्वक पढ़ाया है। आज इंटेंशन खत्म हो गया। पहले जो शिक्षक बना करता था बंधुओं, वो शिक्षक कभी भी पैसा कमाने के लिए शिक्षा का व्यवसाय नहीं चुनता था। शिक्षक कभी पैसे के लिए नहीं बनते थे। क्या मिलता था? 750 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए, 130 रुपए, 110 रुपए से 90 रुपए से आप लोगों ने भी कभी, जो पुराने शिक्षक होंगे उनने शुरुआत करी होगी। लेकिन आज शिक्षक को मिलता है 40,000 रुपए, 30,000 रुपए। आज शिक्षक को मिलते हैं 50,000 रुपए। आज शिक्षक को मिलता है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। इंटेंशन बदल गया। आज हमारा बच्चा बीएड करता है, प्रोफेसर बनता है, या फिर आज हमारा बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसके पीछे इंटेंशन बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, अपना घर चलाने का है। इंटेंशन ही चेंज हो गया। पहले शिक्षक का इंटेंशन अपना घर चलाने का नहीं था, क्योंकि उसको राजस्व प्राप्त था। राजस्व प्राप्त होने के कारण शिक्षक के लिए राजा के दरबार खुले थे। इनको जो भी चाहिए है, भोजन चाहिए है, वस्त्र चाहिए है, आवास चाहिए है, सब देंगे हम। आज भी देखिए कि विदेशों में 10वीं 12वीं क्लास तक पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री मिलती है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तब जाकर के आपको अपना बहुत बहुमूल्य पैसा लगाना पड़ता है, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो स्कूल्स होते हैं, आईबी बोर्ड्स होते हैं, उसमें आपको अपना एडमिशन कराना पड़ता है। हमने 20 साल में जनरेशन इतनी मोल्ड कर दी कि आज हमारी जनरेशन के पास वो जो चीजें घर चलाने के लिए चाहिए है, उसमें से एक भी चीज नहीं है। हमारी जनरेशन के पास पेशेंस नाम की एक पैसा चीज नहीं बची। 10वीं क्लास की बच्ची पिता से बोलती है मैं शादी करना चाहती हूं। 10वीं क्लास में पहुंची नहीं है अभी बच्ची। 9th क्लास में बच्ची का मान लीजिए किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ उठना बैठना हो गया है, प्रेम संबंध हो गए हैं। इसके लिए आप जवाबदार किसको समझते हैं? गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन, वो वर्ड्स का आप दिमाग में रखिएगा बंधु। हमारे पूरी संस्कृति के अंदर गाइडेड मिसाइल दागी जा रही हैं। वो खून खराबा नहीं करती, सिर्फ दिमाग खराब करती है। दिमाग खराब करती है रील्स के माध्यम से। जब आपके पूरे इस इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कोई जावेद करके कोई लड़की है, वो नौटंकी करती है, तो इतने सारे लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके विरोध में कोई आवाज उठाएं, और आप देखना पसंद करते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि घर के अंदर की बच्ची भी हमारी उसी सीन को देख रही है, और उसको देख करके इंस्पायर हो रही है। इंस्पायर होकर के आपके सामने तो सलवार सूट पहनती है, लेकिन जब आप ऑफिस में चले जाते हैं, आप दुकान में चले जाते हैं, और जब वही कपड़े पहन करके वो स्कूटी में एक राउंड पूरा लगा करके अपने पूरे गांव में घूम के चली आती है, तब आपको समझ में आता है कि हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा बुलेट वाले लड़के क्यों घूमा करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? जब जवान लड़का आपके मोहल्ले में बार बार बुलेट लेकर के घूमता है, उसके पीछे का कारण ना बुलेट रहती है, ना लड़का रहता है, आपके घर की जवान बेटी रहती है, और उसको मिसगाइड करने वाली जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, वे इस तरीके के रील्स के माध्यम से आपके बच्चों का दिमाग खराब करती है।
आप उनका सपोर्ट करते हैं, आप उनके बारे में बोलते हैं ही इज सो गुड, लुकिंग सो गुड, और आप उसको देखना पसंद करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े लोग, देश चलाने वाले लोग होते हैं, 2, 4, 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की 90% जनता का दिमाग खराब करके रखा है, 90% जनता का। लेकिन गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन, क्योंकि चूंकि हम अनगाइडेड हो गए हैं, क्योंकि हमारी खुद की प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति से हमारा इतना ज्यादा अंतर बिछोह हो चुका है कि आज हमें टीवी सीरियल्स के माध्यम से दिखाई जाने वाली हर चीज सही लगती है। जब गौतम की मां 3, 4, 5 शादी करती है, उस समय आपको देखकर के हंसी आती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इससे आपकी पत्नी शिक्षा ले रही है इस बात की कि अगर बाय द वे तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी दूसरी शादी करने का अधिकार रखती हूं। हम जहां ये बात करते थे कि डोली के साथ आती हैं और अर्थी के साथ जाती हैं, आज आप देखेंगे कि 16-17 साल पति के साथ वापिस जीवन जीने के बाद महिला को प्रेम प्रसंग पैदा होता है, और 12-12, 14-14 साल के लड़के को छोड़ करके महिला लड़की प्रेमी के साथ भाग करके और उसके घर में जाकर के रहने लगती है। इस परिस्थिति को निर्माण किसने किया है? इस परिस्थिति का निर्माण हमारे दिमाग में किसने जनरेट किया है इस बात के लिए कि तुम ये भी कर सकती हो? पहले तो ये बता दिया जाता था कि विवाह हो गया है, अब तुम्हारे जीवन में जो है उसके साथ अपना एडजस्टमेंट सीख लो और उसके साथ जीना सीख लो और ईमानदारी के साथ जीना सीख लो। लेकिन हमारी जिंदगी से ईमानदारी मिटा दी गई इन गाइडेड मिसाइल्स के माध्यम से। जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, अनुपमा देखते हैं, या फिर हम गौतम का देखते हैं, कहानी घर घर की देखते हैं, संस्कृति देखते हैं, इन सब से आपकी संस्कृति सेज पर आकर के खड़ी हो जाती है। सेज पर संस्कृति खड़ी है बंधु इस बात को लेकर के कि आज अर्थी उठी कि कल अर्थी उठी। हम संतानें भी पैदा करते हैं, हम अपने घरों के अंदर शादी विवाह भी करते हैं और खुल करके मांस का भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं। ये कल्चर कहां से आया? आपको लगना चाहिए कि ये सब विदेशी शिक्षा का प्रभाव है। जहां गुरुकुलों में साफ सुथरी शिक्षा सिखाई जाती थी, जहां गुरुकुलों में इस बात के लिए निश्चित किया जाता था कि यहीं पे बड़ा हुआ भोजन पढ़ेंगे, आज मास्टर और बच्चे, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिल करके राष्ट्रीय गुटखा एक साथ खाते हैं। कितनी हिम्मत आ गई हमारे यहां कि शिक्षक स्कूल में बैठ करके बच्चे से पूछता है, क्यों विनोद है क्या? हाँ है ना मास्टर साहब, ये लीजिए। विनोद ने 2 गुटखा निकाला और दे दिया, जबकि पहला गुटखा निकालने पर शिक्षक को स्वयं एक छांटा मार देना चाहिए था कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन शिक्षक सरस्वती शिशु मंदिरों के अंदर भी जब पढ़ाते हैं तो मुंह में तंबाकू वाला पान और गुटखा बराबर फंसा रहता है और वहां पे चप चप करके बोर्ड में थूकते भी जाते हैं और पढ़ाते भी जाते हैं। ब्रह्म शब्द का अपमान कहलाता है। झूठे मुंह किसी बात को पढ़ाना या पढ़ना ब्रह्मा का अपमान माना गया है भारतीय दर्शन में। इसलिए भारतीय संस्कृति में जब भी हम पठन पाठन की शैली अपनाते हैं, सबसे पहले मुंह से कुल्ला कर लेते हैं। ये स्कूल क्यों फेल हो रहे हैं, उसके पीछे के बस ये छोटे छोटे से कारण हैं जो बड़ी बड़ी भूमिकाएं निश्चित करते हैं बंधु, बड़ी बड़ी भूमिकाएं निश्चित करते हैं। जब आपके बच्चों के पर्स में राष्ट्रीय गुटखा ना देख करके उसी की जैसे कोई दूसरा पैकेट पकड़ा जाता है, पिता 1000 बार सोचता है कि हमने तो सोचा नहीं था कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, लेकिन पर्स में ये चीज मिलने पर आज लगता है कि सही में बहुत बड़ा हो गया। तब साधु के पास आकर के बोलता है, भगवान हमारी संस्कृति कैसे चलेगी? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप संस्कृति चलाना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपको खुद इस बात की जवाबदारी आपके अंदर है। आप अपने बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? उर्फी जावेद बनाना चाहते हैं? आप अपनी बेटी को सली लियोनी बनाना चाहते हैं? कैटरीना कैफ बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं आप अपनी बच्ची को? है क्योंकि पढ़ते तो रामायण है, पढ़ते तो महाभारत है, पढ़ते तो घर के अंदर तो कुछ और ही सुनाया जाता है, लेकिन बच्ची इंस्पायर इन 3-4 लोगों से है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जैसे सीरियल्स को देख करके दिमाग खराब करने के बाद बेटियां किस तरीके के कंपटीशन शो में जाती हैं आपको पता है? आपको पता है कि
मिस यूनिवर्स इंडिया का अगर बना है तो उसके पीछे का कितनी सारी कॉस्मेटिक कंपनियों का एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तब जाकर के मिस यूनिवर्स बनाया जाता है, मिस इंडिया बनाया जाता है। उसके पीछे के कारण क्या होते हैं? क्या उस स्त्री में सौंदर्य है? इसलिए इस बार भारतीय नारी के माध्यम से पूरे देश में कॉस्मेटिक का व्यापार करना है, इसलिए अब वो दुनिया भर में जाती है, देह प्रदर्शन करती है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे यहाँ फलाने समय भी मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनी थी, आज भी मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया बनी थी। आपने कंपटीशन की बारीकियां कभी देखी हैं क्या? देखी हैं कभी? सिर्फ सुना बस है ना टीवी में, गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन, आप जैसे लोग, कि मिसाइलें तो प्रॉपर गाइडेड मारी जा रही हैं लेकिन मैन अनगाइडेड है। अनगाइडेड क्या है कि आप सोचिए कि जब मनोज श्रीवास्तव जैसा एक आईएएस ऑफिसर सुंदरकांड के ऊपर जब 12 पुस्तकें लिखता है तब देश में तालियां नहीं बजती, लेकिन जब कोई फालतू का व्यक्ति लिखने वाला कोई नॉवल लिख देता है, गली का गुंडा, वर्दी वाला गुंडा लिख देता है, या फिर कोई दूसरे नॉवल छपते हैं, तब वो हाथों हाथ बिकते हैं बंधुओं। करोड़ों की प्रतियों में बेस्ट सेलर बुक्स के कह करके थप्पा लगा करके और विदेशी कागजों की हल्की बाइंडिंग वाली पुस्तकें तैयार करके आप उनको लाखों करोड़ों की प्रतियां खरीदते हैं। लेकिन जब मनोज श्रीवास्तव जैसे आईएएस ऑफिसर जो भोपाल के हैं, वित्त मंत्रालय में सचिव रहे हैं, सुंदरकांड के ऊपर उन्होंने 12 पुस्तकें लिखी, हनुमान जी के साथ में लेकर के मैनेजमेंट की पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन बुक्स लिखी है मनोज श्रीवास्तव ने। लेकिन कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता रामचरितमानस, क्योंकि उसमें जीवन विकास के सूत्र दिखाई नहीं देते। कोई नहीं पढ़ता मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के द्वारा तत्वार्थ सूत्र की वे बेहतरीन क्लासें, जिसके माध्यम से पूरे विश्व को एक नए अहिंसामय जीवन जीने की शैली के साथ विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एक साथ पढ़ाई जाती है उस बुक्स स्टोर्स में। आपको पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए। जब मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज अपनी छोटी छोटी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से पूरी दुनिया को, विश्व को एक अहिंसामय बनाने के लिए ऐसा जबरदस्त वातावरण बनाते हैं, लेकिन आपको सुनने के मामले में ऐसा लगता है कि इससे अच्छा किसी और को सुन लेंगे, तो फिर आप उसको काट करके नॉलेज टीवी देख करके दुनिया में किसी और मोटिवेशनल स्पीकर्स को, माहेश्वरी जी हैं चाहे कोई और है, आप उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन एक साधु जिसको दुनिया में आपको सिर्फ दया के लिए पैदा हुआ है, जो आपका कल्याण मित्र है, जो आपको आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अकॉर्डिंग जोड़ करके, रिलेटेड करके पुराने साहित्य ग्रंथों को, आचार्यों के शास्त्रों को आज की वर्तमान स्थिति के माध्यम से बताता है, उस समय आपकी चेतना सो जाती है। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजने से पहले 1000 बार सोचिएगा, 1000 बार सोचिएगा कि कॉन्वेंट स्कूल से निकलने के बाद हमारे बच्चों में किस चीज की कमी रह गई। शिक्षा 7 सब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन बहुत निम्नतर स्तर है शिक्षा का। वो शिक्षा सोसाइटी में वल्गैरिटी फैलाती है, वो शिक्षा लोगों को चोरी करने के लिए इंस्पायर करती है, वो शिक्षा हिंसात्मक है कि लोगों को मरने और मारने के लिए प्रेरणा देती है, वो शिक्षा में साफ सुथरी चिकनी चमड़ी दिखने वाले लोग ड्रग्स लेकर के, जब बड़े बड़े ड्रग्स के रैकेट्स पकड़े जाते हैं, तब इतनी हंसी आती है इस बात को सोच करके कि 200 से लेकर के 2 हजार करोड़ की मूवियां बनाने वाले ये साफ सुथरे चिकने दिखने वाले लोग ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल का सबसे बड़ा जबरदस्त खेल है। आपको लग रहा है महाराज श्री ऐसा नहीं होता, लेकिन आप भ्रम में हैं बंधुओं। जब आप क्लासिक मेंथाल की सिगरेट पीते हैं, जब आपके पास विल्स और विस्टल्स आती हैं, जब आप राष्ट्रीय माणिचंद का गुटखा आता है, जब आपके पास कैंथर कंपनी का बहुत बड़ा सिगार आता है, तब आपको समझ में नहीं आता है कि आदमी पहली बार ही सिगरेट पीने के साथ इसको एडिक्शन कैसे हो जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीजें बैन कर दी गई हैं वो इन सिगरेटों के माध्यम से आपके जिंदगी में धीरे धीरे प्रवेश कराई जाती हैं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, गुटखे में ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं कि पहली बार खाने के बाद ही आदमी में एडिक्शन जनरेट हो जाता है। जब आप अपने बच्चे को मैगी खिलाते हैं तो उस मैगी के अंदर का जो टेस्ट मेकर होता है बंधुओं, उसमें केमिकल रिएक्शन के साथ बारूद मिलाया गया है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है
कि वो मैग्नीशियम जिससे आग लगती है वो आपके उस टेस्ट मेकर में मिला करके रोज मैगी में डाल करके आप खाते हैं और अपने अंदर की फिजिक खराब करते हैं, फिर लाखों करोड़ रुपए जाकर के आप कैंसर हॉस्पिटल्स में मेंटेन करके देते हैं। 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जब लगता है तब दिमाग काम नहीं करता कि महाराज हमारे घर तो सब साफ सुथरा था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे हो गई। सरस्वती शिशु मंदिर में जब कभी भी किसी बच्चे का प्रवेश कराया गया, सबसे पहले आधे घंटे, पौन घंटे तक विद्यार्थी को प्रार्थना कराई गई। लेकिन जब मैं अपनी स्कूल में 94 में पढ़ता था, उस समय ही माहौल बदल गया। बच्चे क्या करते थे, अभी तो 11:30 बजा है, 11:45 बजा है, अभी तक तो प्रार्थना चल रही होगी, तो 11:40 पर आप बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर एंट्री मारते थे, कहते थे लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और शिक्षक इसलिए छोड़ देते, चलो अभी प्रार्थना में बंक किया है, लेकिन स्कूल के टाइम में बिल्कुल सही शामिल हो गए। 11th क्लास 12th के बच्चे जो हैं वो अपने कमरे में बैठे रहते थे, लेकिन शिक्षकों की हिम्मत नहीं होती थी बच्चे से बोलने की चलो प्रार्थना में बैठना चाहिए। शिक्षक राउंड में निकलता था और बच्चे को कमरे में बैठा देखने के बावजूद चुपचाप निकल जाता था। 11th और 12th क्लास के बच्चों को आप कुछ कह नहीं सकते, इतने हाइपर एक्टिव रहते हैं, इतने हाइपर एक्शन में रहते हैं कि वो शिक्षक से बोल देते हैं बाहर निकलो फिर समझ लेंगे, और शिक्षक को फोन करके पुलिस बुलानी पड़ती है कि इस बच्चे से मेरी झगड़ा हो गया है, कृपया मुझे मेरे घर तक सुरक्षित छोड़ दिया जाए। ऐसा भी कई बार होता है। यह भी कुछ विदेशी शिक्षा का प्रभाव है। गुरुदेव ने जब वो बुक्स पढ़ी, गाइडेड मैन एंड अनगाइडेड, गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन, तब आचार्य जी का वो जो सूत्र था, विदेशी शिक्षा हम ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं। हम इतने बड़े ढोर हो गए कि जिन चीजों की वास्तव में व्यवहारिक जीवन में जरूरत पड़ती है, उन चीजों में से एक भी शब्द स्कूल के अंदर सिखाया तक नहीं जाता। बंधु, कितनी बड़ी बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाई जाती है, कभी नहीं बताया जाता स्कूल में कि राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए तुम्हें जीवन में क्या करना है। जब तुम्हारे मन के अंदर अत्यधिक हिंसा का वातावरण बनने लगे, उस समय तुम्हें क्या करना है, किस तरीके की मानसिकताएं दूषित होती हैं। माया, मिथ्या, निदान, 3 शल्य के बारे में कभी आज की डेट में नहीं बताया जाता कि किस तरीके से कुटिलता से जीवन बर्बाद होता है, नहीं सिखाया जाता। नहीं सिखाया जाता किसी व्यक्ति को कि दया करने से आपको पुण्य की, परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। पाप पुण्य की भाषा सिखाने के लिए जो उम्र मिली थी, उस उम्र में तुमने 7 सब्जेक्ट तो सिखा दिए, लेकिन पाप पुण्य के भय से भयभीत भी नहीं किया, उसको बताया भी नहीं, उसको सिखाया भी नहीं, और अपने आप को तैयार कर लिया। बंधु, जहां मुझे बापू का वो उदाहरण याद आता है कि जब बापू इलाहाबाद पहुंचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी साथ में थे और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। बापू को एक लोटा दिया पानी से भरा हुआ मुंह धोने के लिए कि बापू सुबह सुबह का समय है, मुंह धो लीजिए। बापू ने मुंह धोया, जवाहरलाल नेहरू भी बगल में थे, तीनों जन एक साथ ब्रश, मंजन इत्यादि दातुन कर रहे थे। बात ही बात में करते 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 बापू का पूरा लोटा खाली हो गया। जब महात्मा गांधी का पूरा लोटा खाली हो गया और मुंह पूरा धुल नहीं पाया, तो महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ। महात्मा गांधी बोले आज मुझसे गलती हो गई। जवाहरलाल नेहरू बोलते क्या गलती हो गई? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि पूरा लोटा खत्म हो गया और मैं अपना चेहरा नहीं धो पाया, बात में ऐसा फंस गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप साबरमती के आश्रम में नहीं बैठे हैं, आप इलाहाबाद में गंगा के तट पर बैठे हैं। गंगा में इतना इफरात पानी है कि आप दूसरा लोटा उठा करके अपना मुंह आराम से साफ कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि जिस देश में किसी भी वस्तु की अधिकता के कारण उसके सदुपयोग करने से आदमी का दिमाग हट जाता है, क्योंकि अधिकता ज्यादा है, तो भैया एक नहीं तो 2 लोटा, 2 नहीं तो 4 लोटा में काम कर लेंगे, क्या बिगड़ता है? ऐसे बोलते क्या जाता क्या है, ऐसा आपने कह दिया। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि अधिकता के कारण अगर मैं अपने स्वभाव और संविधान और अनुशासन से वंचित हो गया, तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे ऐसी अधिकता कहीं ना दिखाई जाए। लेकिन आप अपने बच्चे को इतना अधिकता में दे चुके हैं, इतना अधिकतम वातावरण उसके सामने हमने क्रिएट कर चुके हैं बंधु,
कि आज बच्चे को किसी भी चीज की कमी हमारे माता पिता तक को बर्दाश्त नहीं, हर चीज देते हैं, आउटपुट में रिजल्ट क्या निकलता है मैं ये भी पूछना चाहता हूं। जब 21 साल की बच्ची घर से भागती है ये कह करके किसी ओबीसी या एसटी एससी के साथ शादी करने के लिए जाती है, उस समय आपको अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता महाराज। फिर अब क्या करें महाराज, इतना बड़ा ऐसा घर के अंदर घटना घट गई, उसके लिए जवाबदार कौन है? मैं वो बात पूछना चाहता हूं, उसके लिए जवाबदार कौन है? ये स्कूल की शिक्षा जहां पर 6 क्लास के बच्चे के बाद बच्चों को घुटने से ऊपर की बेटियों को स्कर्ट पहन करके जाने के लिए अलाउ किया गया है। आप लेगी नहीं पहन सकते, लेगी पहन करके आप नहीं जाएंगे। क्यों? आपके घुटने, बेटियों के घुटने, जवान बेटियों के घुटने स्कूल में दिखने चाहिए। ये शिक्षा, ये अगर मान लीजिए आपकी बच्ची इस तरीके का कपड़ा पहन करके स्कूल जाती है, आप उसके लिए तैयार हैं, आपने स्वीकार कर लिया और अपने आप को भारतीय संस्कृति का भी कहते हैं बंधु। हाँ महाराज भेजना तो पड़ता है। महाराज ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं आप क्या पहनते हैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं। बेटियां कपड़ा पहनती हैं, कैसा पहनती हैं, क्या बोलती हैं, उनके शॉर्ट्स के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शिक्षण पद्धति में यह दोष आ गया है कि विद्यालय के अंदर आपने इस तरीके के बस अलाउड कर दिए हैं। आप मार्केट में घर में क्या पहनते हैं इसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मैं इस बात के लिए बोल रहा हूं कि शिक्षक ने यह मर्यादा कहां से बनाई कि जो जवान बेटियां हो रही होंगी, जो हाई स्टैंडर्ड की होंगी, वो घुटने दिखाती हुई स्कर्ट पहनेंगी, तभी जाकर के आपको एंट्री मिलेगी। ये बायलॉज कैसे बनाया गया? किसने बनाया? कौन है इसका निर्माता? कभी पता किया? नहीं महाराज, हमने तो अपनी बच्ची का एडमिशन जॉय में करा दिया है या फिर कोई बहुत अच्छी बड़ी स्कूल में करा दिया है। अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं इस बात के लिए कि अब 12वीं तक हमको देखना तक नहीं है बच्चे को। आपने देखा कि बच्चे की और आपके टीचर की रिलेशनशिप कैसी है? देखा आपने कभी? नहीं देखा तो देखिए। हमारे यहां वो सिखाया जाता था कि गुरुकुल पद्धति में सिखाया जाता था कि हम अपने स्कूल के अंदर नॉलेज तो शेयर करते हैं लेकिन कभी टिफिन शेयर नहीं करते। हमारे यहां की पद्धतियां थी कि हर बच्चा अपनी मां के हाथ का बना भोजन करता था। स्कूल के अंदर भी, स्कूल के अंदर भोजन का आदान प्रदान नहीं होता था। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हर माता पिता की एनर्जी लेवल अलग अलग है, हर माता पिता का कल्चर अलग अलग है, हर माता पिता की शुद्धि और अशुद्धि को समझने की विज्ञान, भोजन विज्ञान अलग अलग है, भावनाएं अलग अलग हैं। किसी ने कसाई के साथ भोजन बनाया और अपने बच्चे के टिफिन में लगा दिया। अब वो दूषित भोजन अगर मान लीजिए शांत प्रकृति का बच्चा करेगा तो क्या उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? होगा। लेकिन आज सिखाया जाता है कि अपनी रोटी मिल बांट करके खाओ। रोटी नहीं, अपना दिमाग मिल बांट करके खाओ तो ठीक है, लेकिन अपनी अपने घर की रोटी अपने अपने घर में खाओ। क्यों? कोई मांसाहारी बच्चा है और वो मांसाहारी बच्चा मान लीजिए सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा है, उसने किसी जैन विद्यार्थी के साथ बोला अपनी रोटी मिल बांट के खाओ। अब वो किसी मांसाहारी बच्चे की रोटी कोई जैन समाज का व्यक्ति खाएगा, कोई ब्राह्मण खाएगा, उसका ब्राह्मण तो कहां चला गया? उसकी जनेऊ की पवित्रता कहां चली गई? आप बताइए, है कहीं बची कि नहीं बची? पूछना चाहते हैं आप लोग तो माध्यम है बंधुओं, प्रवचन के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, जितने शिक्षक मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग तो माता पिता मात्र हैं, बोलता हूं तो पूरी दूर तक दुनिया सुनती है इस बात को। आपको निमित्त बना करके वैश्विक समस्या के सामने आपको थोड़ा सा धरने का प्रयास किया। धरने का मैं प्रयास करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कैसे हमारी वो जो वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रक्षण पुनः लेखनम पाठनम चेति षटकर्माणि देने देने के सूत्र को मिटा दिया गया 100%। आज आप किसी भी अच्छे स्कूल के बाहर देखिएगा, कॉपी पुस्तक की आड़ में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट सब बिकता है। आप कितनी अच्छी स्कूल है आपकी, लेकिन उसके बाहर अनहाइजीनिक फूड हमेशा बिकते हैं। 1:30 बजे का टाइम रहता है, कोई भी गिरा हुआ व्यक्ति वहां पर पता नहीं कितने अनहाइजीनिक तरीके से कहां से बेसन निकाल करके लाया, कहां से सड़ा हुआ तेल निकाल के लाया, कहीं से आलू प्याज इकट्ठी करी, उसमें क्या मिलाया, कैसा लहसुन मिलाया, उठा करके उसने हाथ घुमाया, उसी में छींटे मारे, गरम गरम आलू बंडा निकाला।
क्योंकि 2 बजे 1:30 बजे रिसेस होती है और बच्चे को आपने 10-10 15-15 रुपए दे दिए हैं इस बात के लिए कि बेटा स्कूल में भूख लगेगी तो 2 आलू बंडे समोसे खा लेना। हम खाते भी हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कॉफी पीते हैं। स्कूल में 5 मिनट का 10 मिनट की छुट्टी क्या मिलती है, आधे घंटे की छुट्टी क्या मिलती है। बाहर निकलने वाले गेट में भले ताला लगा रहता है, लेकिन बेचने वाले तो इतना बेचते हैं। इन चीजों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी ध्यान क्यों नहीं देते, मैं पूछना चाहता हूं। थोड़ा सा आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी स्कूल के अंदर एक फ्रेश कैंटीन नहीं मेंटेन कर सकते हैं कि जिसके अंदर इस बात की निश्चितता की जाती हो कि यहां पर मिलने वाला पूरा भोजन शुद्ध है और पवित्र है। लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते महाराज। क्यों? वो ऊपर से रूल्स नहीं है। कौन बनाता है? मनुष्य तो बनाता है मनुष्य को। इंसान ने इंसान को सहयोग देकर के भगवान बना दिया। आप एक बच्चे को अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं। सोचिए आप, एक इंसान ने इंसान की पूजा करके इंसान को देवता बना दिया। बंधु, आप जैसे इंसान और मैं जैसे इंसान दोनों मिल गए, एक साथ एक मंच पे बैठे हैं। आपकी नजरों में मैं क्या बन गया? तुम्हारी पूजा के कारण। चाहे तो क्या बनाया नहीं जा सकता है? क्या नहीं हम बना सकते हैं बंधुओं? लेकिन हम क्या बना रहे हैं हमको पता नहीं। दुनिया में 60 सब्जेक्ट जो होते हैं रियल लाइफ में कभी काम नहीं आते बंधु। आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, जवान लोग हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। उन सबसे कहना चाहता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लाइफ में कभी काम नहीं आई। प्रोफेसर भी लोग भी बैठे हैं, शिक्षक महोदय भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूं उनको। क्या आप कोई मुझे बताएं कि फिजिक्स का आपकी व्यवहारिक जीवन में क्या काम आया? कोई काम आई? मैथ काम आई? बायोलॉजी काम आई? नहीं आई। क्या आई? इमोशनल साइंस काम आई महाराज। इमोशनल साइंस एंड इमोशनल डाइट के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन काम तो वही आती है। काम क्या आता है? यहां पर आचार्यों ने कहा, कितनी अच्छी बात बोलते हैं गुरुदेव संस्कृत के श्लोक में कि कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के। एक पंक्ति कही है, पंचम काल कैसा है, विषम काल कैसा है, कलयुग कैसा है। कलौ काले चले चित्ते, कली काल है। कली का मतलब पाप होता है, पाप का काल है, विषम काल है बंधुओं। चले चित्ते, और चित्त चंचल है। देहे चान्नादि कीट के, और जो शरीर है ये अन्न का कीड़ा है। मतलब सत्व इतना कम है शरीर के अंदर, बुद्धि मंद है, काल विषम है। और हमने अपनी जवान बेटी को पढ़ाने के बहाने सिम्बासिस पे भेज दिया है, पढ़ाने के बहाने विदेश भेज दिया है। रिजल्ट तो 24 साल की उम्र में पता चलता है। रिजल्ट तो 28 साल की 30 साल की उम्र में पता चलता है, जब 31 साल की बच्ची घर के अंदर बार बार बोलती है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करनी। 26 साल की उम्र की बच्ची बोलती शादी नहीं करनी। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। इसके पीछे का रीजन पता है? नहीं पता है। जब 26 साल की बेटी बोले कि शादी नहीं करनी है, तो इसका मतलब है कि 26 साल की बेटी बता रही है कि हमने कहीं और शादी कर ली है, बस तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तब जाकर के ऐसे वातावरण बनते हैं घर के अंदर। 28 साल की हो गई बच्ची, 29 साल की हो गई, अभी मम्मी हमको पढ़ना है, प्लीज हमारी शादी मत करो। फिर एक दिन खत निकलता है, मम्मी उम्र बहुत हो गई थी, हम लोग 9 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, आप कभी परमिशन देते नहीं, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, अपना आशीर्वाद बना के रखना। ऐसे समीकरण अगर देश में ना बनते होते तो मेरे कान तक, मेरे कमरे तक आवाज ना आ रही होती। भले आपके घर में नहीं बना है, यह अलग बात है, लेकिन हर दूसरा घर इस समीकरण से प्रभावित है बंधु। हर दूसरा घर, हर पड़ोसी की बेटी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी पूरी की पूरी शिक्षा को कलंकित किया बस इस विदेशी शिक्षा ने। जब हमने ये धारणा बना ली कि इंग्लिश के कॉन्वेंट स्कूल ही सबसे बेहतरीन और बेहतरीन होते हैं, और हमने अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के बहाने अपने अपने परिवारों से बाहर करना शुरू कर दिया। प्रजनन क्षमता कम हो गई, संतान पैदा करने का दिमाग में स्टैंडर्ड रेशो ही बदल गया। पहले हम 2 होते थे, हमारे साथ 4 बच्चे होते थे, तब लगता था कि गृहस्थी संपत्ति बहुत सफल है। मां के जमाने की बात मैं आज भी मुझे याद है कि जब रास्ते चलती महीना ने कहा, क्यों री अभी तक तुम्हारे 3 ही है? हाँ भाई ठीक है, देखो
सामने वाले का तो अभी चौथा पुत्र होने वाला है। तो इसमें महिला को बहुमान होता था इस बात को लेकर के कि 4 संतानें हैं, मतलब मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत सुदृढ़ और गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। आज इसमें न्यूसेंस क्रिएट किए जाते हैं। आज तीसरी बच्चा पैदा कर दिया जाए तो लोग बोलते हैं क्यों लाइन लगा ली, मशीन बन गए हो क्या। इन शब्दों के साथ व्यक्ति को डिमोटिवेट किया जाता है बंधु, और महिलाओं के अंदर अपमान की भावना पैदा करी जाती है, जिसके कारण महिलाओं में अच्छे दिखने के चक्कर में आज 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई। वो भी 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो ना मेल जेंडर का है ना फीमेल जेंडर का है, बेचारा नपुंसक पैदा होता है कि उस 1 चाइल्ड पॉलिसी में उस बच्चे के अंदर भी संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है। हाइब्रिड संतानें पैदा हो रही हैं, जल्दी डेवलप होती हैं, जल्दी बढ़ती हैं, जल्दी बड़ी होती हैं, लेकिन इनके अंदर करने की क्षमता नहीं होती है। अगर इस तरीके से संस्कृति की रक्षा आप करना चाहते हैं तो भ्रम में है बंधुओं। अपना पैसा अपने जेब में रखिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काम में आपके ना आपके परिवार के आने वाला है। बहुत जल्दी दूसरी कौमें आपके घर के अंदर कब्जा करने के लिए तैयार बैठेंगी, उस समय आपको बहुत बुरा लगेगा। संस्कृति के विकास के लिए सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं होता बंधुओं, कुछ गुनना भी होता है कि हम इस संकल्प से मुक्त हो। हम दो हमारे दो का नारा जैन समाज का नहीं है। हम दो और हमारी 1 चाइल्ड, हम और हमारा परिवार, ये भी जैन समाज का नारा नहीं है। हमारे यहां वासना खत्म हो जाती थी जब तीर्थंकर जैसा कोई एक पुत्र पैदा करते थे तो दंपति की वासना खत्म हो जाती, तो उसी समय संकल्प ले लेता ब्रह्मचर्य व्रत का। लेकिन जब फल लगाने के लिए पुरुषार्थ करता था तो फल को पालने की भी ताकत रखता था। उसमें बीच में किसी भी दूसरे सब्स्टिट्यूट को खड़ा करके उन्होंने इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई। दर्शनों में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी पवित्रता थी कि शुद्धि के बाद 14 दिनों तक व्यक्ति काम पुरुषार्थ करता था और 15-16 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेता था। गृहस्थी बहुत साफ सुथरी चलती थी, किसी भी बाहर की चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन वो विज्ञान से शून्य होने के कारण जो है हमारी धारा कहीं और मुड़ गई और हम आज 1 चाइल्ड पॉलिसी में आ गए। और आज तो किस्मत इतनी खराब और धोखेबाज हो गई कि एक बच्चा पैदा करना भी बड़ी मेहनत का काम हो गया। अगर मेहनत का काम नहीं हुआ होता तो ये IVF के क्लिनिक्स क्यों खुल रहे होते? क्यों 1.5-2 लाख रुपए लगा करके एक संतान पैदा करी जाती? सैरोगेसी मर्डर की पॉलिसी हमारे भारत के अंदर तो नहीं थी, कल्चर तो नहीं था हमारा। कहां से आया महाराज? बस उसी शिक्षा पद्धति का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है बंधु कि आज आपके बच्चे के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता तक खत्म हो गई और हम अभी भी ताली बजा रहे हैं। गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन। अगर आप अनगाइडेड मैन हैं तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराइए जिस स्कूल में आचार शुद्धि सिखाई जाती हो, जिस स्कूल में विचार शुद्धि सिखाई जाती हो, व्यवहार शुद्धि सिखाई जाती हो, भोजन शुद्धि सिखाई जाती हो, शब्द शुद्धि सिखाई जाती हो, जहां पर सिखाया जाता हो कि पुस्तक पढ़ने से पहले पुस्तक को प्रणाम किया जाता है। यहां तो लात के ऊपर पुस्तक रख के पढ़ने की पद्धति आ गई। स्कूलों में जाते थे तो जूते बाहर उतारने पड़ते थे, हाथ धोना पड़ता था, फिर पुस्तक में हाथ लगाते थे। आज जूता खाते खाते आदमी जो है वहीं पे खा भी लेता है, वहीं पे पढ़ भी लेता है। विज्ञान का प्रभाव है। आपको लग रहा होगा महाराज आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजें बहुत जबरदस्त होती है बंधुओं। कल की डेट तक, आज की डेट तक अंग्रेजी आपकी उन्नति का तरीका हो सकता है, लेकिन कल नहीं रहेगा। कल क्यों नहीं रहेगा? कल की भाषा क्या है? कल की भाषा फिर संस्कृत आ रही है, कल की भाषा फिर प्राकृत आ रही है बंधुओं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का एक काव्य है विरोधय महाकाव्य। विरोधय है, ज्ञानोदय है, ऐसे बहुत सारे काव्य हैं। उसमें 33, 35, 55 सर्ग तक है। उन सर्गों में एक सर्ग के अनुवाद करने के लिए किसी विद्वान को नियुक्त किया। एक पन्ने की कीमत आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि संस्कृत कितना बोलती है। हमेशा उस भाषा की कीमत होती है जो प्रायः लुप्त प्रायः होती है। कभी भारत के अंदर अंग्रेजी नहीं थी तो हमने कन्वर्सन की लैंग्वेज में अंग्रेजी सीखी, लेकिन आज भी अंग्रेज कन्वर्सन लैंग्वेज में जब चीन में व्यवसाय करना रहता है तो वो चाइना सीखते हैं,
क्योंकि कठोरता से नियम है, चाइना के अलावा हम किसी चीज में किसी बात में डील नहीं करेंगे। चाइना के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, दुनिया भर की कंपनियां वहां जाती हैं, अपने एक सामने अटेंडर नियुक्त करती हैं कि तुमको चाइना भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी, क्योंकि चाइना वाले तो अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, लेकिन अंग्रेजों को चाइना जरूर सीखनी पड़ेगी। लेकिन हम इतने मोल्डेड फर्नीचर रहे, बांस के बेत के, सूखे बेशरम रहे हम, हरे बेशरम रहे हम, किसी ने थोड़ा सा भी मोड़ा और हम सट्ट से मुड़ गए। अंग्रेजी सो गुड, आज भी आपकी किताबों में थर्ड लैंग्वेज में दिखाई जाती है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज का इंप्रेशन प्राप्त करके रह रही है। जब आप पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, तो तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी रहती है। प्रथम मातृभाषा, द्वितीय हिंदी, तीसरी अंग्रेजी दिखाते हैं। लेकिन पढ़ाई पहले, सबसे पहले हिंदी अंग्रेजी जाती है, फिर हिंदी आई तो ठीक, और मातृभाषा की तो कोई बात ही नहीं होती बंदो। अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, चूंकि समय के साथ मैंने चलना सीख लिया है और घड़ी बोलती है अपने शब्दों को मौन दो, इसलिए अधूरे में ये वक्तव्य समाप्त करता हूं। आपकी चेतना कहीं बीच में जाकर के रुक गई होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चे को ऐसी स्कूल में पढ़ाइएगा जहां पर विचार शुद्धि, आचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आहार शुद्धि सिखाई जाती हो, जहां तन मन के साथ देशभक्ति भी सिखाई जाती हो और स्वस्थ देश का वातावरण निर्मित किया जाता हो, जहां पे रास्ता चलती अबला को अपने साथ मिर्ची का पाउडर ले जाने की जरूरत ना पड़ती हो। महिलाएं अपने बैग में सिर्फ टेल्कम पाउडर ही नहीं रखती बंधु, मिर्ची का पाउडर भी रखती हैं, कि अगर मान लो कभी परिस्थितियां खराब हो तो फूंक करके सामने वाले को फूंकना भी जानती हैं। ऐसी कोई समाज का हम निर्माण करें कि बगल में बैठी बैठे बहन में हमको अपनी बहन नजर आए, हमारी दृष्टि का और शोधन हो। ऐसी स्कूलों की तलाश है। अगर आपको तलाश करनी है बेटियों के लिए, तो ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभास्थली जबलपुर, नागपुर, डोंगरगढ़, ललितपुर आपके लिए तैयार है बंधुओं। अगर आपको बच्चों के लिए तैयार करना है तो सरस्वती शिशु मंदिर आज भी आपके बच्चों को आवाज दे रहे हैं। बस आपको सरस्वती शिशु मंदिर तक पहुंचना है और अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल ने हमारे देश का भला न कल किया था, ना आज किया है, और न कल कर पाएगी। ऐसे कॉन्वेंट स्कूल से हम अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करें। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।